आपकी ज़िंदगी के स्मृति ईरानी जी, मतलब आपने बड़े बड़े मंत्रालय संभाले, आपने टीवी पे एक परिवार संभाला, घर घर का हाउस होल्ड नेम बनी, वहाँ से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से वापस टीवी को फिर से टीवी पर जाना। 3 ऐसी बड़ी बातें जो आपकी ज़िंदगी को डिफाइन करती हों। मुझे लगता है कि 3 शब्द अगर मेरे जीवन को डिफाइन करते हों तो एक है संघर्ष, दूसरा है समर्पण और तीसरा है संवाद। संघर्ष जिसका एक शायद आपने छोटा सा अंश देखा, संवाद जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चाहे कितना भी कर्कश हो सत्य, संवाद कभी छूटना नहीं चाहिए। और जहाँ तक समर्पण की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्श से अर्श तक और वापस कई उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ। जब तक भगवान के प्रति समर्पण की भावना ना हो तब तक तपिश सहने की क्षमता इंसान में होती नहीं है। तो संघर्ष, समर्पण और संवाद, ये 3 किताब शब्द। भी लिख डाली आपने बीच में। हाँ, वो किताब लाल मैंने सलाम 2021 में लिखी थी। में तब मैं केंद्रीय मंत्री थी तो शायद साहित्य के जगत में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी जितना कि संसद में मेरे संवाद को पहचान मिलती थी। हाँ, आपका तो एक एक स्पीच वहाँ का वायरल होता है। तो ये जो आपके जिह्वा पर अचानक से एकदम सरस्वती जी सवार होती हैं और आप जिस मोड में आती हैं, दुर्गा जी का अवतार ले लेती हैं, वो मतलब क्या है? मतलब पॉलिटिक्स आपके लिए क्या है? व्हाट इंस्पायर्स यू? आप कई बार बहुत अग्रेसिव भी हो जाती हैं सामने वाले पर, उसके कई प्रशंसक भी होते हैं तो उतनी ही आलोचना करने वाले भी होते हैं, क्या होता है? मुझे लगता है अगर आप एक संघर्षशील महिला हैं और अगर आप अपने दम पर जीना चाहती हैं तो आपको समर्थक कम, आलोचक ज़्यादा मिलेंगे। हाँ। अगर आप आलोचनाओं के उन पत्थरों के दबाव में दब जाती हैं तो कभी भी शिखर को छू नहीं पाती। तो मेरा ये मानना है कि औरत चाहे कहीं से भी हो, किसी भी भाषा को वो बोलती हों, चाहे किसी भी भव्य इमारत में रहती हूँ या छोटे से एक साधारण घर में रहती हूँ, अगर वो संघर्षशील है, अगर वो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती है तो उसे हमेशा जीवन भर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ के लिए वो औरत भी तैयार रहती है। जहाँ तक राजनीति में मैं आक्रामक क्यों हूँ, तो जब जब असत्य से सामना होता है तो जिनके पास सत्य का प्रमाण होता है उनका आक्रामक होना स्वाभाविक है। यहीं से मैं क्रिटिसिज्म पर आना चाहती हूँ। यह आरोप आपकी सरकार पर लगता है कि आप लोग सिर्फ एक पक्ष सुनना चाहते हैं, मतलब आप आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप वॉइस ऑफ डिसेंट को देश में दबा देना चाहते हैं। ऐसा है क्या? क्योंकि दोनों पक्षों को जानने की अहमियत आप भी जानती होंगी। मुझे लगता है कि सरकार में जिस प्रकार की नैरेटिव का आप उल्लेख कर रहे हैं, उस नैरेटिव को गलत अगर साबित करना है तो सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सरकार संसद में और सड़क पर अपने आलोचकों को कई बार कई विषयों पर टिप्पणी करते सुनती है। अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है तो सरकार संवाद के माध्यम से एक समाधान भी लाती है। लेकिन कुछ लोगों ने एक शौक पाल रखा है अथवा कुछ लोगों का पेशा बन चुका है कि आपको रेजिस्ट करना है क्योंकि आपको दिखाना है कि हम सरकार के विरोधी हैं। तो ऐसे विषयों पर विशेषतः आप जिस शो को होस्ट करते हैं, कुछ लोग शोर मचाते हैं, कुछ लोग सोच बदलने आते हैं, कुछ लोग सोच को प्रकाशित करने आते हैं। तो ये जनता पे निर्भर करता है कि वो उस सत्य को कैसे परखते हैं, उस सत्य को कैसे स्वीकार करते हैं। और सरकार जो है वो जनता के सम्मुख 5 साल बाद तो जाती है, तो सतत 3 बार लोकसभा का चुनाव जो सरकार का मुखिया जीत रहा है, इसका मतलब उसके साथ सत्य भी खड़ा है और सत्य के प्रति समर्पित जनता भी खड़ी है। मैं वापस अब आपकी ज़िंदगी पर आना चाहती हूँ क्योंकि ये मैंने सोचा कि दिस वन बेल ऑफ जल्दी इसको कर लिया जाए, इस पर एक सवाल ज़रूरी था। आपका पूरा जो रूट्स और कनेक्शंस है उससे आप कैसे, मतलब आपकी माँ अगर मैं सही हूँ वो बंगाली थी? तो मेरे नाना बंगाली हैं। मेरी नानी जब भारत का विभाजन हुआ तब वो असम में आके धुबड़ी में बसी। मेरे दादाजी जो जब भारत का विभाजन हुआ तो वो आकर दिल्ली में बसे, फिर गए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में रहे। मेरी दादी महाराष्ट्र से हैं, मेरे पति गुजराती हैं, पारसी हैं। तो कोई कोना छोड़ा नहीं है इन्होंने भारत का? अभी तक तो कोई कोना छूटा नहीं है क्योंकि एक बहू हमारे खानदान में दक्षिण भारत की भी है। वाह। अब ये बताइए कि और जितना मुझे पता है फिर कि आपके पिता की विचारधारा आपसे बिल्कुल विपरीत। जी। तो गढ़ा किस चीज़ ने आपको?
मुझे लगता है कि माता पिता सबसे बड़ी जो एक सौगात अपने बच्चे को दे सकते हैं वो ये कि वो हर सत्य को जाने, हर विचारधारा को सुने समझे और फिर अपने निर्णय पे खुद पहुँचे। तो मेरे माँ बाप की काबिलियत को ये सबसे बड़ा सलाम है कि मेरे पिता भले ही कांग्रेसी हैं, लेकिन मैं संघ परिवार से मेरी माताजी संबंधित है, इसलिए मेरी विचारधारा जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैंने खुद तय की। आप लोगों को पता थी ये बात कि इनके पिताजी का कांग्रेस पार्टी से लेना देना था? नहीं पता थी? आपने देखा नेता है? नहीं है वो, साधारण एक समर्थक हैं। अच्छा। उनकी विचारधारा वो है। विचारधारा वो है, वो उन्होंने लगता मेरे है घर वो में नेतागिरी सिर्फ मैंने की है। घर में पहली नेता आप ही निकली। हाँ, तो उसको लेकर भी घर में बहुत विवाद हुआ, क्योंकि मेरे माता पिता को ये लगता था कि अगर आपको अपने देश के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन करना है तो आप सामाजिक कार्यों के माध्यम से कर सकते हैं, नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। और जब बहू का सीरियल में टीवी का तो ऑफर जब आया था, मेरे पिताजी को मेरे पहले आंदोलन करने के गुण दिखाई दिए, उसका भी एक संबंध आज तक के परिवार के साथ है। एक ज़माने में आपके चैनल से, आपके ग्रुप से संबंधित एक कार्यक्रम होता था न्यूज़ ट्रैक। हाँ। तो दिल्ली की सड़कों में मैं किसी आंदोलन में थी, मेरे घर में किसी को पता नहीं था कि मैं स्टूडेंट्स के मध्य में आंदोलन करती हूँ। न्यूज़ ट्रैक का कैमरा वहाँ था, मुझे पता नहीं था, और जब मेरी पिटाई कर रहे थे पुलिस वाले, मेरे पिताजी ने देख लिया चैनल पे आपके, और उसके बाद घर में अलग से पिटाई हुई, क्योंकि पिताजी ने कहा तुमको नेता बनना है क्या? तो हाँ, मेरी पहली घर में जो सुताई हुई है पिताजी के हाथों से, वो भी आज तक की बदौलत हुई है। धन्यवाद। आज बड़ा राज खोला इन्होंने, मतलब ये रिश्ता पुराना है। बहुत जख्म आज तक ने दिए हैं, पहला जख्म पिताजी के हाथों मिला है। अब वापस आते हैं उस दौर में जब आप भाई दिल्ली में एक मतलब परिवार में जहाँ पर आपने बहुत स्ट्रगल देखा, एक रूम का कमरा, उसमें पहले, उसके पहले आपके माता पिता और भी। तो मेरे पिताजी सड़क पर किताबें बेचते थे। तो जब मैंने पहली बार किताब लिखी तो मैंने अपने पिताजी को वो कॉपी पकड़ाई और मैंने कहा पढ़कर बताइए कि अगर आपकी दुकान पर ये किताब आती तो आप कितने फ़क्र से लेखक के आधार पर इस किताब को बेचते। तो सड़क पर दिल्ली वाले जितने यहाँ हैं, धौलकवा में आर्मी क्लब के सामने जो बस अड्डा था, वहाँ मेरे पिताजी इस सड़क पर चादर पात के किताबें बेचते थे। वाह, बहुत मुश्किल है यकीन करना। और मुझे देख के ऐसा लगता नहीं। और इसीलिए मैं गई थी कि आप हमेशा एक कमरे का घर बताती हैं, आप मुझे वो घर दिखाइए तब मैं मानूंगी। तो मैं आपकी विटनेस हूँ, मैंने जाके देखा है। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि हर बार अगर किसी नेता या किसी मंत्री के मुख से कुछ प्रस्फुटित होता है तो वो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध विषय बन जाता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप उसकी भी विटनेस बनी, कि वाकई में मेरी जड़ें कहाँ से हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना मुख्य राजनीतिक जो कार्यकाल निभाया, उसमें मुख्यतः अपने सरकार, अपनी संगठन, अपने नेतृत्व के बारे में इतनी चर्चा की कि स्मृति ईरानी कौन है उसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास थी। तो उसका दर्शन आपने पहली बार कराया, मैं आपकी आभारी हूँ। अब आते हैं इस बात पर कि आपके पिता, आपने एक फ़ोटो डाली व्हेन योर डैड मीट्स द बॉस, मतलब पीटीएम टाइप चल रहा था आपका, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से मिलने ही अपने पिताजी के साथ गई थी। तो उनकी विचारधारा अभी भी वही है, कांग्रेसी, या आपने हाँ, वो मैं जीवन के वो क्षण भी याद PM से करती मिले हूँ तो जब मेरे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग जाने के लिए मेरे माता पिता के बीच में टॉस होता था, क्योंकि दोनों के बीच में ये झगड़ा होता था कि कौन जाकर टीचर से सुनेगा कि बेटी कितनी निकम्मी है और कौन जाकर प्रिंसिपल की डांट खाएगा। तो ये पहली बार ऐसा था कि स्वेच्छा से दोनों के बीच में ये संघर्ष था कि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पिताजी को समय दिया, और ये जानते हुए समय दिया कि मेरे पिताजी मेरे विचारधारा से संबंध नहीं रखते। और मुझे लगता है देश के प्रधान सेवक का ये स्वभाव देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब आप उस कुर्सी पर पहुँचते हैं तब ये मायने नहीं रखता कि जिस नागरिक से आप मिल रहे हैं उसकी विचारधारा क्या है। तो कुछ फायरवर्क्स हुआ या नहीं वहाँ पर? बिल्कुल नहीं। मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है कि कुछ, क्योंकि पीएम तो बहुत बातें करते हैं, तो उन्होंने पूछा ही होगा कुछ ना कुछ। नहीं, लेकिन पीएम को मेरे पिताजी का कद काठी और वजन देख के समझ आ गया कि मेरा वजन क्यों नहीं घट रहा है। इस पर चर्चा हुई?
नहीं, इस पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं देखकर समझ गई थी कि पिताजी को देखकर पीएम ने कहा कि अब समझ आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक सुखद पल होता है जब आप एक दूसरे की आइडियोलॉजी से मुखातिब नहीं होते, अथवा आप एक दूसरे की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी आप ये इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं देश के प्रधानमंत्री को मिलना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आपको समय देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ गत 18 से 20 वर्ष काम कर रही हूँ। मैंने जीवन में पहली बार उनसे निवेदन किया। मेरे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि वो देश के प्रधानमंत्री को मिलके धन्यवाद दें। उन्होंने कहा, हमारे जीवन में हमने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण घर से आई हमारी बेटी, जिसको हमने कहा था कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि तुमको किसी अच्छे घर में ब्याह देंगे, वो देश में कैबिनेट मंत्री बने। तो जिस व्यक्ति ने उनको इस लायक समझा और बनाया, मैं जाके उस व्यक्ति को आभार वंदन करना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी की भी एक यात्रा वो रही। तो मुझे इस बात का बहुत ही सुकून है और गर्व है कि मेरे पिताजी एक साधारण व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री से मिल सके।